हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप देख रहे हैं एपी कैरियर क्लासेज। आज इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे कूलाम के नियम के सदिश रूप का। पिछली वीडियो में यह जाना गया था कूलाम का नियम क्या होता है, कूलाम बल का व्यंजक क्या होता है। आज इसमें हम जानेंगे कि कूलाम के नियम का सदिश रूप क्या होता है, उसे हम किस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा मुख्य टॉपिक है कूलाम के नियम का सदिश रूप। कूलाम के नियम का सदिश रूप जिसे इंग्लिश में हम बोलते हैं कूलाम्स लॉ इन वेक्टर फ्रॉम, वेक्टर सदिश से। तो इसके लिए हम मान लेते हैं कि माना दो आवेश हमारे, आपको पहले से ही बताया गया कि कूलाम बल जो होता है वो हमेशा दो आवेशों के बीच ही लगता है। जब तक दो आवेश नहीं होंगे तब तक हम कूलाम बल का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ मान लिया गया कि माना दो आवेश हमारे Q1 और Q2 हैं। माना दो आवेश Q1 और Q2 हैं जिनके बीच की दूरी स्मॉल r है। आवेश Q1 के कारण Q2 पर लगने वाला बल F21 है तथा आवेश Q2 के कारण Q1 पर लगने वाला बल हमारा क्या है, F12 है। इस जान लेंगे क्या क्या है। माना गया हमारे दो आवेश Q1 और Q2 हैं जिनके बीच की दूरी स्मॉल r है। Q2 के कारण Q1 पर लगने वाला बल वेक्टर F12 है और Q1 के कारण Q2 पर लगने वाला बल वेक्टर F21 है। तो अब यहाँ से हम पहले इसका व्यंजक प्राप्त कर लेंगे। Q1 के कारण Q2 पर लगने वाला बल हमारा क्या होगा, हम लिखेंगे आवेश Q1 के कारण Q2 पर लगने वाला बल। तो बल हमारा Q1 के कारण Q2 पर लगने वाला बल हमारा क्या है, F21 है। F21, तो ये वेक्टर F21 बराबर हमारा आ जाएगा 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 बटे r²। तो बीच की दूरी हमारी r है तो r का स्क्वायर। अब यह बल किधर से, Q1 से Q2 की ओर लग रहा है। किधर लग रहा है, Q1 से Q2 की ओर। इसलिए हमारा हो जाएगा एकांक सदिश R12। एकांक सदिश क्या हो जाएगा, समीकरण नंबर 1। अब इसी प्रकार आवेश Q2 के कारण Q1 पर लगने वाला बल, यहाँ लिखेंगे इसी प्रकार Q2 के कारण Q1 पर लगने वाला बल। तो Q2 के कारण Q1 पर लगने वाला बल तो निकल जाएगा हमारा F12। Q2 के कारण Q1 पर लगने वाला बल क्या हमारा वेक्टर F12 है। तो आ जाएगा वेक्टर F12 बराबर 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 बटे r²। अब यह बल हमारा Q2 से Q1 की ओर लग रहा है। किधर लग रहा है, Q2 से Q1 की ओर। तो जब Q2 से Q1 की ओर लगेगा तो हमारा एकांक सदिश है वेक्टर r, एकांक सदिश R21, जो हमें यह बता रहा है कि यह जो बल हमारा है वह Q2 से Q1 की ओर लग रहा है। और वेक्टर एकांक सदिश R12 हमें यह बता रहा है कि यह बल Q1 से Q2 की ओर लग रहा है। यह समीकरण नंबर 2 है।
अब आ जाएंगे हम, परंतु एकांक सदिश r12 बराबर होता है वेक्टर ऑफ r12 बटे r। एकांक सदिश r12 बराबर वेक्टर r12 बटे r। इसलिए हमारा क्या आ जाएगा, F12 वेक्टर F12 बराबर आ जाएगा 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 अपान, अब इसके स्थान पे हम रखेंगे वेक्टर R12 अपान R, तो R का R में गुणा होकर RQ आ जाएगा, RQ इंटू वेक्टर R12। नोट कर लेंगे। इसी प्रकार आगे निकालेंगे। इसी प्रकार हमारा आ जाएगा एकांक सदिश R21 बराबर वेक्टर R21 अपान R। इसलिए वेक्टर F21 बराबर वेक्टर F12 बराबर आ जाएगा 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 अपान RQ, या R² इंटू एकांक सदिश R21 के स्थान पे हम रख सकते हैं वेक्टर R21 अपान R, तो आ जाएगा वेक्टर F12 बराबर 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 अपान RQ इंटू वेक्टर R21। इस प्रकार से हम कूलाम के नियम का सदिश रूप प्राप्त कर सकते हैं। नोट कर लेंगे। जहां R बराबर मॉड ऑफ वेक्टर R21, नोट कर देंगे। अब आगे हमारा कूलाम के नियम के सदिश स्वरूप का महत्व। और हम जानेंगे कूलाम के नियम के सदिश स्वरूप का क्या क्या महत्व होता है। तो कूलाम के नियम के सदिश स्वरूप का महत्व, सबसे फर्स्ट इसका होता है कि एकांक सदिश R12 और एकांक सदिश R21 विपरीत दिशाओं में एकांक वेक्टर है। लिखेंगे क्योंकि एकांक सदिश R21 और एकांक सदिश R12 विपरीत दिशाओं में एकांक वेक्टर है, एकांक वेक्टर है। इसलिए R21 बराबर एकांक वेक्टर R12 होता है। नीचे लिख देंगे, अर्थात हो जाएगा एकांक सदिश R21 विपरीत है तो निगेटिव हो जाएगा एकांक सदिश R12। तो इसलिए F21 बराबर -F12 हो जाएगा। लिख देंगे इसलिए
वेक्टर F21 बराबर माइनस वेक्टर F12। दूसरा हमारा इसका महत्व होता है कि कूलाम का जो नियम होता है वह न्यूटन के तीसरे नियम का पालन करता है, क्योंकि जो बीच की दूरी की सीधी रेखा होती है वह अनुदिश होती है और दोनों बल एक दूसरे के विपरीत दिशा में समान तरीके से कार्य करते हैं। इसलिए यहाँ से स्पष्ट कहा जाता है कि कूलाम का जो नियम होता है वह न्यूटन के तीसरे नियम का पालन करता है। नोट कर लेंगे इसे कि कूलाम का नियम न्यूटन के तृतीय नियम का पालन करता है। अब आगे हम जानेंगे कि वैद्युत बल की गुरुत्वाकर्षण बल से तुलना, यानी कि ये एक दूसरे से किस प्रकार तुलनीय है उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो यदि डालेंगे वैद्युत बल की गुरुत्वाकर्षण बल से तुलना, वैद्युत बल का गुरुत्वाकर्षण बल से तुलना। तो सबसे पहला पॉइंट इसमें होता है, गुरुत्वाकर्षण जो होता है यह हमेशा आकर्षण बल होता है। गुरुत्वाकर्षण बल हमेशा आकर्षण बल होता है, जबकि वैद्युत बल जो होता है यह आकर्षण भी हो सकता है, प्रतिकर्षण भी हो सकता है। अब आपको बताया गया था कि आकर्षण कब होता है, जब विपरीत प्रकार का आवेश होता है तो आकर्षण होता है, और जब समान प्रकार के आवेश होते तो क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। तो पहला पॉइंट इन दोनों में हमें क्या अंतर मिलता है कि गुरुत्वाकर्षण बल सदैव आकर्षण होता है, जबकि वैद्युत बल आकर्षण भी हो सकता है, प्रतिकर्षण भी हो सकता है। तो आकर्षण और प्रतिकर्षण के आधार पर हमें ये पता चल जाता है कि आवेश हमारे कई प्रकार के हो जाते हैं, 2 प्रकार के हो जाते हैं। आवेश हमारे कितने प्रकार के हो जाते हैं, 2 प्रकार के हो जाते हैं, और द्रव्यमान केवल एक ही प्रकार का होता है। तो नोट कर लेंगे इसे, गुरुत्वाकर्षण बल सदैव आकर्षण होता है, जबकि वैद्युत बल प्रतिकर्षण और आकर्षण दोनों हो सकता है, दोनों हो सकता है। नोट कर लेंगे। अब इसका हमारा दूसरा अंतर होता है कि वैद्युत बल जो होता है, वैद्युत बल जब भी कार्य करेगा तो 2 आवेशों के बीच ही करेगा, आपको बताया गया। तो वैद्युत बल दोनों आवेशों के बीच के माध्यम पर निर्भर करता है। वैद्युत बल जो होता है वह दोनों आवेशों के बीच के माध्यम पर निर्भर करता है, जबकि हमारा जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है यह द्रव्यमानों के बीच माध्यम पर निर्भर नहीं करता है। तो नोट कर लेंगे नंबर 2 कि वैद्युत बल दोनों आवेशों
के बीच के माध्यम पर निर्भर करता है, जबकि गुरुत्वाकर्षण बल दोनों द्रव्यमानों के बीच के माध्यम पर निर्भर नहीं करता है। तो दोनों बलों में हमारा अंतर है। पहला पॉइंट यही है कि गुरुत्वाकर्षण बल हमेशा आकर्षण बल होता है, और वैद्युत बल कभी आकर्षण हो सकता है तो कभी प्रतिकर्षण हो सकता है। तो इसके आधार पर आवेश हमारे दो प्रकार के हो जाते हैं, और द्रव्यमान क्या होता है, हमेशा एक ही प्रकार का होता है। दूसरा अंतर आपको बताया गया कि वैद्युत बल जो होता है वह दोनों आवेशों के बीच का जो माध्यम है उस पर निर्भर करता है, जबकि गुरुत्वाकर्षण बल में ऐसा नहीं होता है, वह द्रव्यमानों के बीच के माध्यम पर निर्भर नहीं करता है। अब तीसरा पॉइंट है हमारा कि वैद्युत बल गुरुत्वाकर्षण बल से अधिक होता है। वैद्युत बल का मान जो होता है वो गुरुत्वाकर्षण बल के मान से अधिक होता है। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं कि दो प्रोटॉनों के बीच लगने वाला वैद्युत बल गुरुत्वाकर्षण बल से 10⁻36 गुना बड़ा होता है। नोट कर लेंगे इसे। तो यह तो हमारा वैद्युत बल की गुरुत्वाकर्षण बल से तुलना या वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल में अंतर।